चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास रहेगी हमारी साइकेट्रिक एनालिटिक्स एंड कम्युनिकेशन को लेके, क्योंकि आपको क्वेश्चन से एग्जाम्स में आते हैं। तो साइकेट्रिक के हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं और कम्युनिकेशन के भी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल हैं जिनका अलग अलग जगह एग्ज़ाम है। ये चीज़ मैं आप सभी से बार बार रिपीट करती हूँ, जस्ट बिकॉज आपने कोई से भी क्वेश्चंस देखे स्पेशली नर्सिंग के, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं होने वाला है। स्पेशली जो क्लासेस चलती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप एक चीज़ और, जो भी लोग जहाँ की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग पुराने पेपर्स ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, चाहे आपको PDF फॉर्मेट में मिले, ऑनलाइन क्लासेस में मिले, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म से मिले, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर कर लें, ताकि आपके लिए एक अच्छा नॉलेज भी गेन हो और पता भी चले कि क्वेश्चंस किस तरीके के आपको एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी लोग सेकंड थिंग, जो भी लोग नॉर्सेट के पेपर्स लेना चाहते हैं, नॉर्सेट में 1 पेपर नॉर्सेट का है, प्लस एम्स के 13 पेपर्स, एंड साथ में मॉस्बी की बुक फ्री दी जाएगी जो कि 4000 के आसपास आपको आती है, आप लेने जाएंगे हार्ड कॉपी। तो यहाँ पर आपको टोटल है जो 175 रुपीज़ में सभी चीज़ें अवेलेबल है जो हो जाएंगी। जो भी लोग ऑल इंडिया CHO पेपर्स लेना चाहते हैं वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। 350 रुपीज़ चार्ज है, क्योंकि 350 रुपीज़ चार्ज रखा गया उसमें आपकी सीरीज़ रहेंगी, साथ ही साथ आपको 25 से ज़्यादा NHM CHO के पेपर्स रहेंगे। ANM के पेपर्स जो लोग लेना चाहते हैं तो वो भी परचेस कर सकते हैं। 200 रुपये में आपको 22 सेट रहेंगे पेपर्स के। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर सभी को कमेंट बॉक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं और डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं किस तरीके का एग्जाम्पल है? डाउनवर्ड, अपवर्ड, डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं किसी को भी काम करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए ऑर्डर देते हैं आप, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? ऑर्डर कोई सुपीरियर लेवल से डाउनवर्ड लेवल पे देगा, सुपीरियर से लो लेवल पे ऑर्डर दिए जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कौन सा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अभी देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन के हिसाब से हम बात करें, डाउनवर्ड में क्या है? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। मान लीजिए आपकी मैट्रिन, आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, आपकी मैट्रिन आपको ऑर्डर देती है कि आपकी ड्यूटी आज इस वार्ड में है, वो आपका डाउनवर्ड हो गया। फिर आपका जो सबऑर्डिनेट से अपवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ दिया जाएगा। सुपीरियर्स को आप कुछ भी कंप्लेन करते हैं, लीव चाहिए, कुछ भी चाहिए है, वो किस में आएगा? अपवर्ड। कम्युनिकेशन किस तरीके का रहेगा? लेटरल कम्युनिकेशन। इन दिस प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स, मतलब सेम लेवल पर है जो आप क्या करेंगे? अपना कम्युनिकेशन रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर एक क्या हो गया, आपका क्वेश्चन था कि ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा, वो कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आपको क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग। सिंगल सोर्स है आपका मैसेज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन में और एक सेम टाइम पर आपको ये चीज़ भेजनी है। तो कौन सी कम्युनिकेशन आप मेथड है जो अपनाएंगे? ग्रुप, मास, इंटरपर्सनल या फिर इंटरपर्सनल। तो यदि एक सिंगल सोर्स है और बहुत सारे लोगों में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है तो हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ है जो करेंगे। मास कम्युनिकेशन में न्यूज़पेपर आ जाएगा, यदि आपको कुछ भी अपना छपवाना है तो न्यूज़पेपर में निकाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप अपलोड कर सकते हैं, एक सिंगल टाइम में बहुत सारी जनता तक आपको पहुंचना है। न्यूज़ में आप अपनी बात रख सकते हैं, तो एक इसमें आएगा मास कम्युनिकेशन में। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होगा? सिंगल सोर्स है लेकिन एक टाइम में बहुत सारे लोगों को हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो क्या है? मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज आर कम्युनिकेशन स्किल। तो इनमें से कौन सी है जो कम्युनिकेशन स्किल है? चेकिंग द वेदर फोरकास्ट, चेकिंग द टाइम, चेकिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड समवन, या फिर चेकिंग फॉर एनीथिंग एल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल इनमें से कौन सी है? तो वेदर फोरकास्ट, टाइम और कुछ भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन लेवल, इनकेस मैं ही आपको यदि कुछ भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए। क्या है? कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा कि जो चीज़ें हम अपने सामने वाले को या फिर किसी भी जरिए से अपना मैसेज देते हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए दूसरे को, तो वो क्या होगी? कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चेकिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड समवन। तो
आपने यदि किसी को मैसेज दिया तो वो आपका समझ में आना चाहिए, और आपको किसी ने कोई मैसेज दिया तो वो समझ में प्रॉपर आना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। तो आपने यदि कुछ भी मैसेज है जो सेंडर के लिए कुछ भी मैसेज दिया तो आपको क्या आएगा? वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वो क्या कहलाएगा? मान लीजिए मैंने आपको आज एनालिटिकल कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी पढ़ाई, एंड देन आफ्टर आपके जो कमेंट्स आएंगे, चाहे अच्छे कमेंट्स आएँ चाहे बुरे कमेंट्स आएँ, तो वो क्या कहलाएंगे? फीडबैक, इनकोडिंग, डिकोडिंग या फिर रिसीविंग। तो यदि जो मैसेज हमने भेजा है सेंडर को और जब वो आपको वापस कुछ भी रिस्पॉन्स देता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फीडबैक। एज एन मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों के लिए मैंने क्या पूरा है जो पढ़ाया, तो आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स देंगे, वो क्या कहलाएगा मेरे लिए? फीडबैक। नेक्स्ट वन इज विच मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि बिना वर्ड्स के होगा? ऑब्जेक्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसमें हम कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे वो कौन सी कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाएगी? एक कहलाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपने बॉडी के गेस्चर से या फिर कुछ अदर तरीके से अपनी चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्माइल करके, बॉडी बैलेंस गेस्चर से, बट यहाँ पर विदाउट वर्ड के। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टेबल दिख रही है, इमेज दिख रही है जिसमें आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया है। तो यदि यदि एक कम्युनिकेशन के जो टाइप प्रॉपरली सुने और याद किए तो आपको पेपर देना बहुत ही इजी होगा, यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा कि आप फेस टू फेस बात करेंगे, टेलीफोन से भी हो सकती है, स्काइप से भी हो सकती है, जूम से हो सकती है, चैट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि विदाउट किसी वर्ड के, तो क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आई कांटेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस से, पोस्चर से और गेस्चर से क्या कर सकते हैं? अपना मैसेज दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। इशारों में जिसको हम कहें तो वो क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है रिटर्न। यदि रिटर्न में ईमेल होगा, रिपोर्ट होगा, बुलेटिन्स हो जाएगा, लेटर्स हो जाएंगे, मैनुअल हो जाएगा, टेलीग्राम हो जाएगा, तो ये सब किस में आएंगे? रिटर्न कम्युनिकेशन में। लिसनिंग में आपको एज एन एक्टिव लिसनर होना चाहिए। विजुअल में जो चीज़ें आप देखते हैं वीडियो के थ्रू, ग्राफिक के थ्रू, इमेज के थ्रू, वो आ जाएंगे। बट मेनली वर्बल, नॉन वर्बल यदि एग्जाम में आता है तो आपको इनके सब टाइप में जो मेनली याद रखना है। वर्बल में आप कुछ भी बोलेंगे, लिख के देंगे तो वो किस में आएगा? वर्बल में। नॉन वर्बल में आपके बॉडी गेस्चर, पोस्चर, आपकी आंखों के एक्सप्रेशन से, इन सभी से जो कम्युनिकेशन है वो क्या कहलाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। तो ऐसा पर्सन जो अपना मैसेज क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, तो वो कौन है? ऑप्शन में चैनल, सेंडर, रिसीवर या फिर रिस्पॉन्स। तो जो क्या कर रहा है? हु ट्रांसमिट द मैसेज, जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंडर। जिसने ये मैसेज रिसीव किया है वो क्या कहलाएगा? रिसीवर। वो जिस मोड के थ्रू है जो मैसेज पहुंचेगा सेंडर से रिसीवर तक वो कहलाएगा चैनल। तो यहाँ पर एक इमेज के थ्रू आपको ये पूरा है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के स्टेप बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप कि यदि कोई भी मैसेज भेजा जा रहा है किसी भी मीडियम के थ्रू, चैनल के थ्रू, सोर्स के थ्रू, मैसेज है जो वो कहाँ जा रहा है, क्या कहलाएगा? जो भेज रहा है वो क्या है? सेंडर। वो इनकोडिंग होके मैसेज जाएगा, फिर देन आफ्टर जो रिसीवर होगा वो उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा, एंड देन उसको कैसा रिस्पॉन्स देना है वो डिपेंड करेगा। तो जो क्या कहलाएगा? जो रिस्पॉन्स देगा वो कहलाएगा फीडबैक। और अब इस मैसेज में यदि आप उनसे बात करते हैं या कुछ भी हम रिकॉर्ड करके आपको भेजते हैं तो यदि कोई आसपास नॉइस होगा तो वो क्या कहलाएंगे? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस बेसिक सी इमेज है यहाँ पर जो आपको इजीली समझ में, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर, इतने स्टेप नहीं होते हैं इसमें। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर के अलावा भी और स्टेप्स हैं जो ऐड होते हैं, बट यहाँ पर आपको बेसिकली यही याद रखना है। जो सेंडर है वो क्या कर रहा है? इनकोडिंग करके भेजेगा, रिसीवर ने जो भी रिसीव किया वो उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। नेक्स्ट वन इज at each stage in the process of communication there is a possibility of interference which may hinder the process. Such interference is known as।
तो यदि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि आपने जो भी चीज़ें हैं जो भेजी उनमें कुछ भी इंटरफेरेंस होता है, तो जो एक इंटरफेरेंस होता है, बीच में रुकावट होती है, वो क्या कहलाएगा? सेंडर, रिसीवर, बैरियर या फिर नन ऑफ देम। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यदि सेंडर ने कुछ भी मैसेज इनकोड किया, रिसीवर के लिए भेजना चाहा, लेकिन बीच में ही कुछ नॉइस हो जाता है, कुछ भी टेक्निकल इशूज़ आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर वही है कि जो इंटरफेरेंस आते हैं बीच में, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे बैरियर। क्या कहलाएंगे? बैरियर। नेक्स्ट इज व्हाट कनेक्ट द सेंडर टू द रिसीवर। तो सेंडर से रिसीवर के बीच में एक जो कनेक्शन होगा जिससे आप कोई भी चीज़ है जो क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? चैनल, नॉइस, कम्युनिकेशन या फिर फीडबैक। तो आप कुछ भी चीज़ें सेंडर से रिसीवर के लिए भेजना चाहते हैं यहाँ पर, तो बीच में क्या कहलाएगा? बीच में जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? चैनल, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पहुँच जाएगा, एक मोड होगा बीच में जिसके थ्रू जाएगा। यदि आपने ईमेल भेजी तब भी आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, टेक्निकल इश्यूज आएंगे तो आपकी ईमेल सेंड नहीं होगी, या फिर आपने कुछ वीडियो दूसरों तक भेजा तो टेक्निकल इशू के कारण या फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण नहीं होगी। तो बीच का जो वे है, जो मोड है कम्युनिकेशन का, सेंडर से रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन है वो क्या कहलाएगा? चैनल। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इट्स सेल्फ इज। तो कम्युनिकेशन की ऐसी प्रोसेस जो मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो जो आपके कलीग्स हैं तो उनके बीच में जो आप बात करते हैं वो किस टाइप के कम्युनिकेशन में आएगी? एक्सटर्नल, फॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर इंटरनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कहा है कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इटसेल्फ। तो ये क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन। कौन सी प्रोसेस है? इंटरनल कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट वन इज द फोरम वेयर पीपल सिट टुगेदर एंड डिस्कस अ टॉपिक विथ द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो एक ऐसा फोरम जहाँ पर बहुत सारे लोग साथ में बैठते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल साथ में बैठेंगे, उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और एक कॉमन ऑब्जेक्ट, उनको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है उस प्रॉब्लम का, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरव्यू, ड्रामा, प्ले या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो यदि एक ग्रुप में इंटरव्यू में तो एक ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं बैठेंगे, ना ही ड्रामा में आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, टॉपिक आप एक लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव एक नहीं होगा, ना ही प्ले में। बट यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे उस प्रॉब्लम का, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट इज विच सर्च इंजन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग स्कूलरी आर्टिकल्स। तो कौन सा सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा स्कूलरी आर्टिकल्स को फाइंड करने में हेल्प करेगा? वेब क्रॉलर, साइरस, गूगल स्कॉलर या फिर बिंग। तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं सर्च इंजन के, तो कौन है जो स्कूलरी आर्टिकल ढूंढने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? तो क्या है? गूगल। क्या होगा यहाँ पर? गूगल स्कॉलर। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस विच लीड्स टू एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इज नोन एज। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपने आपके जो भी आप काम करते हैं उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई किया गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया, जो आपकी प्रैक्टिस है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो प्रेजेंट किया जाएगा वो क्या होगा? पार्ट चार्ट, जेंट चार्ट, टेबल मार्किंग या फिर बेंच मार्किंग। तो यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिस, कि आपकी जो प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन किया गया है कि आपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस क्या दी है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज होगा? ये टर्म यूज होगा बेंच मार्किंग। क्या होगा यहाँ पर? बेंच मार्किंग। नेक्स्ट इज डेटा आर कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम इज नोन एज। तो ऐसा डेटा जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कलेक्ट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टाइम सीरीज रिसर्च या फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो ऐसा डेटा जो कि एक वन पॉइंट टाइम पर कलेक्ट किया गया वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। एग्जाम में आपको ये तीनों टाइप से आ सकता है, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज, लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एक ही वन पॉइंट इन टाइम में क्या किया जाता है, जो चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में सेवरल पॉइंट्स इन टाइम रहेंगे, डिफरेंट सैंपल लिए जाएंगे क्रॉस सेक्शनल में, लॉन्गिट्यूडनल में सेम सैंपल को ही चेक किया जाएगा। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल में आपको एक चीज़ याद रखनी है, टाइम, कि एक ही टाइम पर
जो भी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी वो क्रॉस सेक्शनल में आएंगी, बट जो भी चीज़ें अलग अलग टाइम पर सेवरल पॉइंट्स इन टाइम पर कलेक्ट की जाएंगी वो लॉन्गिट्यूडनल में। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन है जो कि स्ट्रिक्टली परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग एंड स्किल्ड यूज ऑफ सजेशन इज नोन एज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉन्शियसनेस को इंड्यूस किया जाता है, ध्यान से सुनिए आप, क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग और स्किल्ड। तो जो स्किल्ड हैं कुछ कंडीशंस के साथ में कॉन्शियसनेस लेवल को क्या किया इंड्यूस किया जाता है, तो ये क्या है, एवर्जन थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, हिप्नोसिस या फिर रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जो थेरेपी है कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड की जाएगी कुछ कंडीशन के साथ में, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हिप्नोसिस। क्या कहलाएगा, हिप्नोसिस। नेक्स्ट वन इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और इंसिडेंट इज नोन एज। तो एक ब्रीफ में किसी चीज़ का क्या देना है, पूरा डिस्क्रिप्शन देना किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में लेके, बिहेवियर को लेके। तो किस टाइप का रिकॉर्ड है, एनेक्डोटल, क्लिनिकल, फैमिली या फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप यदि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप इज। तो प्राइमरी ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वॉलेंट्री मेंबरशिप या फिर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो जो प्राइमरी ग्रुप होगा जैसे कि आपकी फैमिली, मम्मी पापा हो गए, सब किस में आएंगे, प्राइमरी ग्रुप में। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन का प्रॉपर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वो होगा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। क्या होगा, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है CHO के कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा ग्राफ है जो यूज़ किया जाता है, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम या फिर ओगिप्स। तो जो डायग्राम यूज़ किया जाता है वो होता है हिस्टोग्राम। क्या होता है, ओनली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो किस तरीके से होगा, वो होगा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम की इमेज भी दी हुई है जिससे आपको समझ में आए कि है क्या। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड को लेके आपका जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, कानों का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है साउंड को लेकर, वो क्या होगा, एनर्जी या लाउडनेस, एनर्जी या फिर ट्रांसमिशन। तो सबको पता है कि कान सुनने का एंड बॉडी बैलेंस का काम करते हैं, तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, होगा लाउडनेस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल पढ़ ली है, बट यहाँ पर अब फंक्शन है कि है क्या, कम्युनिकेट इंटेंशंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कॉम्प्लिकेट द वर्बल मैसेज, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस, डू नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो मेन मतलब होता है कि आप यदि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अपने सामने वाले को, तो आप यदि कुछ अपने बॉडी गेस्चर से, आंखों के इशारों से या फिर कुछ भी तरीके से उसको जो चीज़ प्रेजेंट करेंगे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगी। तो यहाँ पर मेनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सारे लोग क्लास में भी करेंगे, इशारों में। मैंने यहाँ पर नॉन वर्बल का मतलब है इशारों में जो बातें होंगी वो हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, आपके जो इमोशंस हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है जो कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होगा, वो कन्वेज इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस। नेक्स्ट वन इज व्हाट यूजेस फिजिकल क्लीनिंग एंड हीट टू डिसइंफेक्ट कंटामिनेटेड रीयूजेबल आइटम्स। तो जो फिजिकल क्लीनिंग्स हैं, हीट के थ्रू डिसइंफेक्ट कर रहे हैं हम रीयूजेबल आइटम्स को, तो क्या है, डिसइंफेक्शन विथ वॉशर, लो टेम्परेचर स्टीम डिसइंफेक्शन, केमिकल डिसइंफेक्शन, डीकंटामिनेशन बाय मैनुअल क्लीनिंग। तो डिसइंफेक्शन विथ वॉशर्स क्या है, फिजिकल क्लीनिंग रहेगी। क्या होगी, फिजिकल क्लीनिंग होगी जिसमें हीट के थ्रू रीयूजेबल आइटम्स को क्या कर रहे हैं, हम क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट वन इज फूड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो फूड को 4 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, एक कौन सा नहीं है, न्यूट्रिटिव वैल्यू के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या फिर
तो यहाँ पर कौन सा नहीं है 4 क्राइटेरिया में से, तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अकॉर्डिंग फूड को क्लासिफाई नहीं किया गया है। न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से किया गया, ओरिजिन कहाँ से होते हैं, मॉडिफाइड फूड कौन से हैं, बट यहाँ पर जो यहाँ पर क्लासीफाई नहीं किया गया वो क्या है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के क्या प्रिंसिपल हैं? ऑप्शन में यहाँ पर मोटिवेशन, गाइडिंग, इम्पार्शियल या फिर काउंसलिंग। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल। आपको दो लोगों के बीच में पार्शियलिटी करके नहीं करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच विल अलाउ लेसनिंग द पेशेंट्स एंजाइटी क्रिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर कौन सा अप्रोच है जो आप यूज़ करेंगे जिसमें पेशेंट की जो एंजाइटी हुई है आपके इंस्ट्रक्शन के कारण, वहाँ पर उसको जगह नहीं है, लॉस ऑफ स्पेस के कारण, तो आप कैसे उसको पेशेंट को भरोसा दिलाएंगे कि आप उसकी सही से केयर करेंगे। कंट्रोल द पेशेंट्स इन्वायरमेंट, ट्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली, बी फिजिकली एट एन इंटीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट, क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ सोशलाइजेशन अराउंड द पेशेंट। तो यदि किसी पेशेंट में आपको क्या करना है, उसकी एंजाइटी को दूर करना है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन के कारण या फिर लॉस ऑफ स्पेस के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है हॉस्पिटल में, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को रिस्पेक्टफुल तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर को ट्रीट द पेशेंट रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट वन इज व्हाट सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर विटामिन ए डी ई के। तो विटामिन ए डी ई के क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इनके लिए कौन सा है जो व्हीकल का काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट या फिर प्रोटीन। तो जो यहाँ पर फैट है इन चारों विटामिन के लिए एज अ व्हीकल का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज थ्रू गुड केयर प्लानिंग एंड कोलाबोरेशन विद सेकेंडरी केयर कलीग्स और बाय एडवाइजिंग एंड सपोर्टिंग फैमिली कैरियर्स इन कम्युनिटी सेटिंग, नर्सेज कैन हेल्प टू इंश्योर पीपल विद डिमेंशिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप गुड केयर करते हैं, प्लानिंग कोलाबरेट करते हैं अपने सेकेंडरी केयर वर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस करते हैं, तो एज अ नर्स आप डिमेंशिया के पेशेंट को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सिट्रस लिक्विड ड्रिंक, बाय प्रोवाइडिंग हाई प्रोटीन डाइट, बाय असिस्टिंग टू गो टू द टॉयलेट फ्रिक्वेंटली या फिर बाय असिस्टिंग इन एक्सरसाइज। तो यदि आप यहाँ पर पेशेंट की फैमिली को भी कम्युनिटी सेटिंग के बारे में एडवाइस करते हैं और साथ ही साथ जो प्लानिंग है उनके बारे में भी प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज करते हैं, तो यहाँ पर डिमेंशिया की पेशेंट के लिए आप क्या करेंगे? तो आप ऐसे केस में पेशेंट को क्या करेंगे? ओनली असिस्ट करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज सिंपल एडजस्टमेंट दैट कैन हेल्प टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद पीपल हु हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू इंक्लूड। तो यदि जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, जिसमें आप 10 से 20 सेकंड के लिए आप कुछ भी चीज़ भूल सकते हैं, तो ऐसे केस में आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? बीइंग सीरियस एंड कंसर्न्ड, यूजिंग मेडिकल लैंग्वेज, यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, यूजिंग द लैंग्वेज इन विच द नर्सेस आर। तो ऐसे केस में यदि पर्सन को ऑलरेडी शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में आप जो लैंग्वेज पेशेंट अंडरस्टेबल रहेगा वो बोलेंगे। सेकेंड थिंग, शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करें जिससे उसको भूलने में दिक्कत ना हो, रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यूजिंग द शॉर्ट सेंटेंसेस, और ऐसे शॉर्ट सेंटेंस बोलना है जो पेशेंट को अंडरस्टेबल रहे। नेक्स्ट वन इज विथ अ कम्युनिटी हेल्थ रिस्पेक्टिव इज दैट मेक्स कम्युनिटी मेडिसिन अ यूनिक स्पेशलिटी। तो कम्युनिटी हेल्थ परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग है जो कम्युनिटी मेडिसिन यूनिक किस तरीके से बनेगी? केयर प्रैक्टिस से, क्लिनिकल प्रैक्टिस से, फिजियोथेरेपी से या फिर टेक्नोलॉजी से। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ है जो क्या होगा? कम्युनिटी मेडिसिन में क्लिनिक स्पेशलिटी भी रहेगी, साथ ही साथ आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, बट जब तक आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं की होगी आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा हॉस्पिटल्स के बारे में। तो यहाँ पर वही है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन में काम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की इशू रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ। तो नर्सिंग स्टाफ को लेके यहाँ पर की पॉइंट्स है, जो की इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो कौन सी नहीं है? सीरियस टीचिंग स्टाफ शॉर्टेज,
reliance on praxis based curriculum, over cluttered curriculum, poor student living accommodation। तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के लिए क्या है जो इशू नहीं है। सीरियस टीचिंग स्टाफ होगा यदि हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल कॉलेज में या फिर नर्सिंग स्कूल्स में हॉस्पिटल की कमी होगी तब प्रॉब्लम होगी। बहुत ही ज़्यादा क्यूरिकुलम एक्टिविटी होगी तब भी दिक्कत होगी। पुअर स्टूडेंट लिविंग अकोमोडेशन तब भी होगी। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या, रिलायंस ऑन प्रैक्टिस बेस्ड क्यूरिकुलम। प्रैक्टिस बेस्ड क्यूरिकुलम से कोई भी नर्सिंग स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल सेल फॉर बी अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो आईएनसी के सेक्रेटरी हैं तो उनको कितने टाइम के लिए है जो क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो टोटल 3 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितने साल के लिए अपॉइंट करती है, 3 साल के लिए बस। देन आफ्टर क्या कर देती है, चेंज कर देगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 3 ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू नर्सिंग रिसर्च दैट वुड जनरल नॉलेज टू गाइड प्रैक्टिस इन। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या होगी आपका एज अ नर्सिंग रिसर्च के तौर पर, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं उसके तौर पर, तो आपको यदि नॉलेज को जनरेट करना है तो आपकी जो फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च की जो प्रायोरिटी क्या होगी, प्रोमोटिंग द हेल्थ, एनहेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ बेड अरेंजमेंट, क्रिएटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, रिड्यूसिंग द क्यू ऑफ पेशेंट। तो ऐसे केस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, जनरल नॉलेज के लिए क्या करना है आपको, जनरेट करना और ज़्यादा बढ़ाना है अपना नॉलेज, तो होगी प्रोमोटिंग द हेल्थ। जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, प्रोमोटिंग द हेल्थ। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग नॉलेज बेस्ड ऑन दैट रिसर्च प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पर नर्सिंग नॉलेज है किस पर बेस्ड रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल रोल भी होगा आपका एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस में। सोशल कल्चरल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च या फिर ट्रेडिशनल रिसर्च। तो नर्सिंग नॉलेज है जो किस टाइप की रिसर्च पर बेस्ड होगा, वो होगा एम्पेरिकल रिसर्च पर। किस टाइप पर, एम्पेरिकल रिसर्च पर है जो बेस्ड रहेगा क्या आपका जो भी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस है वो। एम्पेरिकल का मतलब होता है फॉर्मल भी हम कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल, प्रैक्टिकल्स भी क्या कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या, एम्पेरिकल। दैट मीन्स आपकी जो रिसर्च है नर्सिंग रिसर्च वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी एक्सपेरिमेंटल भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज What means any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animals or in research activities pertaining thereto or in the production of testing of biologicals and including categories mentioned in schedule 1st of the BMW rules 2016। तो ये किस टाइप का वेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, एनिमल्स से, रिसर्च एक्टिविटीज़ से कलेक्ट होगा, जो कि शेड्यूल 1 है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का 2016 का, उसके अकॉर्डिंग कौन सा वेस्ट है। ऑप्शन में अर्बन वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पर ये जो वेस्ट है किस टाइप का वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा वेस्ट है, ये बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग ड्यूटी रोस्टर। तो जब आप ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं हॉस्पिटल में, एज अ मैट्रन बनाते हैं या फिर आप अपने जो कलीग्स हैं उनको ड्यूटी अपनी हैंड ओवर करते हैं, तो ड्यूटी रोस्टर के टाइम पर क्या चीज़ें आपको नहीं करना है। द शेड्यूल शुड बी एज पर द स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीड्स, determine the total number of nursing staff required, ability to handle changes brought by emergency level, full busy schedule with the most experienced and skilled staff। तो यहाँ पर नॉट द थिंग्स टू बी कंसिडर्ड, जब आप ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको कंसिडर नहीं करनी है, वो है हॉस्पिटल का शेड्यूल, जो कि स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीड्स की ज़रूरत है, तो वो शेड्यूल हमें यहाँ पर है जो नहीं करना जब आप ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं तो। नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन टू मैनेज द विच काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है,
फाइनेंशियल मैनेज करेगा, क्लिनिकल एस्पेक्ट को मैनेज करेगा, और एक क्या है जिसको मैनेज करेगा, सिस्टमेटिक, गवर्नमेंटल, पब्लिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का इंफॉर्मेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और क्लिनिकल एस्पेक्ट, इन तीनों को मैनेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या एम है? डेवलपमेंट ऑफ अ रेयर क्लिनिकल डेटाबेस, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन जनरलिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, कैजुअल मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूजेज। तो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक मेन एम होता है वो क्या होता है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। जो हॉस्पिटल में पेशेंट हैं उनकी आप किस तरीके से प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नर्सिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्स फॉर अ रिव्यू मीटिंग टू द वार्ड सुपरवाइजर्स टू डिस्कस अबाउट करेंट इशू रिलेटिंग टू पेशेंट केयर। दिस वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नर्सिंग डायरेक्टर हॉस्पिटल में आकर एक छोटी सी मीटिंग करता है वार्ड में सुपरवाइजर्स के साथ कि पेशेंट को क्या इशू है केयर को लेके, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा? स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है, पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल या फिर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर नर्सिंग डायरेक्टर हॉस्पिटल में आके वार्ड सुपरवाइजर से यदि कोई मीटिंग करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज CBAC स्टैंड फॉर। तो CBAC का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन में कम्युनिकेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, कॉम्प्लियंस बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट या फिर कैलकुलेशन बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। तो यहाँ पर जो CBAC का फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। ये एग्जाम में आया है CHO के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द सेंडर्स मैसेजेज। तो यहाँ पर मेंटल प्रोसेसिंग है, जो चीज़ सेंडर ने भेजी है उसको आप क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग, इनकोडिंग, फीडबैक या फिर इमेजिनेशन। तो सेंडर के थ्रू जो मैसेज रिसीवर को भेजा गया है आप उस चीज़ को मेंटली समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिकोडिंग। नेक्स्ट इज द टेक्निक वेयर बाय द रिपीट्स द मेन मैसेज द क्लाइंट हैज एक्सप्रेस्ड इज। तो ऐसी टेक्निक जिसमें आपने जो मैसेज भेजा उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? लिसनिंग, रेस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन या फिर रिफ्लेक्शन। तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी? रेस्टेटिंग टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज इफ अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ हिज फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन दैट इज रिफर्ड एज। यदि आप अपने फ्रेंड से टेलीफोन पर, मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं तो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर डायरेक्ट का टेलीफोन से बात करते, मोबाइल से बात करते, तो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा? साथ में कहा है फ्रेंड से, तो ये कहलाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये क्या कहलाएगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एन ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलाई इज नोन एज। तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है कोई भी ऑरल स्टिमुलाई को सुनने के लिए वो क्या कहलाएगी? लिसनिंग, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर स्पीकिंग। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस से आपसे कोई भी बात करता है तो आप क्या काम करते हैं? सबसे पहले सुनने का काम। नेक्स्ट इज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स। तो इनकोड का मतलब क्या है? डिकोडिंग हमने पढ़ लिया, अब है यहाँ पर इनकोडिंग। ऑप्शन में कन्वर्ट कोडेड लैंग्वेज इनटू मीनिंग, ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड, इंटरफेयर द जार्गन्स, एनालाइज द कोड। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने इनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक पढ़ लिया। अब यहाँ पर इनकोडिंग का मतलब होगा कि जो भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, सेंड किए हैं, तो वो किस में होना चाहिए? कोड में होनी चाहिए। तो ट्रांसलेट आइडियाज इनटू अ कोड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, स्माइल, जार्गन या फिर स्लैंग। नॉन वर्बल में क्या होगा? आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज का पोस्चर, स्माइल, गुस्सा, ये सभी आएंगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? स्माइल। नेक्स्ट वन इज द वन हु रिसीव द मैसेज इज नोन एज। तो ऐसा पर्सन जिसने मैसेज को रिसीव किया है वो कौन कहलाएगा? डिकोडर, मीडिएटर, कम्युनिकेटर या फिर इनकोडर। तो जिसने भेजा है वो इनकोडर है और जिसने रिसीव किया है वो कौन है? डिकोडर। नेक्स्ट वन इज
अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए दूसरा नाम क्या है? मास कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, डायनामिक कम्युनिकेशन या फिर वर्चुअल रियलिटी। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? डायनामिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल मीन्स। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, कम्युनिकेशन वो होते हैं, कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होंगे। तो ये क्यों होंगे? वंस अ वर्ड गोज आउट ऑफ योर माउथ यू कैन नेवर स्वेलो इट अगेन। तो ये बिल्कुल सही है। आप जो कहते हैं जो चीज़ मुंह से निकल गई वो दोबारा वापस नहीं आती, वही है। वंस क्रिएटेड कम्युनिकेशन हैज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट कांट बी अनक्रिएटेड। तो आपने यदि जो चीज़ें अपने हाव भाव दिखा के बता दी तो वो दोबारा से है जो वैसे ही आप नहीं कर सकते हैं। वंस कम्युनिकेशन बिगन्स इट नेवर लूप्स बैक ऑन इटसेल्फ। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कम्युनिकेशन इज इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक इज। तो कम्युनिकेशन एक क्या है? इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव है। तो ये क्या है? नेवर इंटेंशनल, समटाइम अनइंटेंशनल, ऑलवेज इंटेंशनल या फिर सेल्डम यूजफुल। तो कम्युनिकेशन क्या है? इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव फीडबैक है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम ना चाहते हुए भी दूसरों को हर्ट है जो कर देते हैं, तो वही है यहाँ पर समटाइम्स अनइंटेंशनल। नेक्स्ट है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मास्लो की हायरार्की नीड्स थ्योरी। तो आपको पूरी थ्योरी पढ़ लेनी है। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, लेकिन आप पूरी थ्योरी पढ़ के जाइए। प्रायोरिटी वाइज जो नीड है सेल्फ, तो जो पूरी 5 नीड है वो पढ़ना है। तो मास्लो हायरार्की में क्या इंक्लूड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दी अबव। थ्योरी में क्या है? टॉप पर क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि बॉटम पर पूछें तो क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो प्रायोरिटी वाइज नीड कहें तो वो होगी फिजियोलॉजिकल। सेकंड पर सेफ्टी, थर्ड में लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सभी क्या हैं? मास्लो हायरार्की की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं यहाँ पर वो हैं। नेक्स्ट इज गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय। गाइडेंस है जो आपको कौन दे सकता है? पेरेंट्स, टीचर्स, अ ट्रेंड गाइड या फिर एनी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो आपको गाइड करने का काम है जो कोई भी कर सकता है, जो एक्सपीरियंस हो, पढ़ा लिखा हो, वो आपको गाइड है जो कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका टीचर, पेरेंट, आपके फ्रेंड, कोई भी जो एक्सपीरियंस हो वो आपको गाइड है जो कर सकता है। आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं। यदि आपको कुछ अपने एजुकेशन के बारे में पेरेंट्स को उतना आइडिया नहीं है तो आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, ऐसा पर्सन जिसको एक्सपीरियंस हो वो आपको गाइड कर सकता है। नेक्स्ट इज हु प्लेस प्रोएक्टिव रोल इन काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में प्रोएक्टिव रोल कौन प्ले करेगा? मतलब प्रॉपर लिसनिंग का रोल है जो कौन प्ले करेगा? काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ऑडियंस। तो जो लोग काउंसलिंग लेने गए हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, ना कि जो दे रहा है उसकी ये काम होगा। प्रोएक्टिव रोल का काम कौन करेगा? काउंसलिंग, जो काउंसलिंग ले रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए जो एग्जाम में आता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है गैदर टेक्निक यूज्ड फॉर। तो गैदर टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, काउंसलिंग या फिर गाइडेंस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके। एंड आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं। एंड जो भी लोग क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं वो बाद में वीडियो फॉर्मेट में क्लास को देख सकते हैं एक बार, जिससे आपके अपकमिंग टाइम में आपको हेल्प रहेगी। तो एनालिटिकल और कम्युनिकेशन 5 नंबर का आने वाला है। कल एक और क्लास आपकी एनालिटिकल और कम्युनिकेशन की करवाई जाएगी, जिससे आपका कोई भी पॉइंट है जो छूट ना पाए। आफ्टर दैट इस क्लास के 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा आपको। देन आफ्टर आपको जीके जीएस की एक क्लास 20 to 30 मिनट की करवाई जाएगी। थैंक यू। एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है क्लोमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन, पेनालैक्साफाइन या फिर सर्ट्रेलिन। तो कौन सी मेडिसिन है जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, जो कि सबसे पहले है जो इसकी खोज है जो की गई थी? तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। आप लोग भी आंसर पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जब प्रीमियर क्लास चलती है तो उसमें आप लोग अपने आंसर ज़रूर पुट किया कीजिए, जिससे आपको भी एक आइडिया होते जाए कि आपका आंसर है क्या। तो इमिप्रामाइन सबसे पहले यूज़ की जाने वाली सबसे पहले डिस्कवरी की जाने वाली ड्रग है वो क्या है? इमिप्रामाइन, जिसकी खोज हुई थी 1957 में। डिस्कवरी कब हुई थी? 1957 में। लेकिन इसको
सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी 1951 में, 1951 में, लेकिन इसका मेडिकल में यूज़ किया जाना मतलब डिप्रेशन के पर्सन को ट्रीट करने के लिए इसका जो इस्तेमाल किया था मेडिकल में वो हुआ था 1957 में, 1957 में। तो आपको याद रखना है पहली डिस्कवर्ड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट थी इमिप्रामाइन, जो कि 1951 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, लेकिन मेडिकल यूज़ में इसको 1957 में लिया गया था। अब इमिप्रामाइन जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, इसका एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, तो सर्ट्रेलिन भी डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, क्लोमिप्रामाइन। तो ये ड्रग क्या है, डिप्रेशन के लिए। लेकिन जो इमिप्रामाइन एक ऐसी ड्रग है जो एन्यूरेसिस का मतलब आप समझते हैं कि रात में बिस्तर में सूसू करना, बेड वेटिंग। तो इन केस बेड वेटिंग की हैबिट पड़ जाती है। जनरली ये 3 साल की एज तक, जन्म से लेकर 3 साल तक की एज तक कॉमन है, लेकिन कुछ बच्चों में 6 साल में अपने आप ठीक हो जाती। लेकिन जब भी 6 साल से ज़्यादा की एज में या फिर कुछ और रीजन से बेड वेटिंग की हैबिट ही हो जाए पर्सन में, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इमिप्रामाइन ही होती है। याद रखें, इमिप्रामाइन डिप्रेशन को ट्रीट करने के साथ साथ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। सबसे पहली खोज की जाने वाली TCA में से इमिप्रामाइन फर्स्ट ड्रग है। साथ ही साथ इसका यूज़ एन्यूरेसिस और बेड वेटिंग को ट्रीट करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, फॉलिक एसिड बेस्ट स्टार्ट इन विच टाइम। फॉलिक एसिड सबसे सही टाइम क्या है स्टार्ट करने का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर बिफोर द कॉन्सेप्शन। तो फॉलिक एसिड को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा टाइम होता है बिफोर द कॉन्सेप्शन। बेबी कंसीव करने के पहले ही आप कुछ 1 महीने पहले से ही यदि आप चाहते बेबी कंसीव करना चाहते हैं, नॉर्मल हेल्दी बॉडी है आपकी, सभी चीज़ें नॉर्मल है, तो आप कंसीव करना चाहते हैं फुल मूड में कि आपको बच्चा चाहिए है, तो कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड लें, जिससे आपका जो होने वाला बच्चा है उसमें 90% तक रिस्क कम हो जाएगा कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूरल ट्यूब बनती है उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन केस माँ की बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही फॉलिक एसिड कम है, कंसीव करने के पहले से ही कम है, और आपने कंसीव कर लिया उस टाइम पे, तो आपके बच्चे को किसकी ज़रूरत होगी, फॉलिक एसिड की। तो इनिशियल 10 वीक और 12 वीक तक ही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। या तो एज सून एज पॉसिबल आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें, या फिर बिफोर कंसेप्शन के ही ले सकते हैं। इससे होगा क्या, आपका जो अपकमिंग होने वाला बेबी है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंशियल डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये क्वेश्चन आई थिंक PGI में भी पूछा गया था। तो मोस्ट पोटेंशियल और डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, पेरिटोनाइटिस, एब्डोमिनल पेन, मसल क्रैम्प्स या फिर GI ब्लीडिंग। तो यहाँ पर डेंजर कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, डेंजर कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, वो भी पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद। जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा पेरिटोनाइटिस। क्या होगा, पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या है, एब्डोमिनल वॉल, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवरिंग करने वाली क्या है, मेम्ब्रेन है, या फिर हम इसको वॉल भी कह सकते हैं। एब्डोमिनल वॉल है जो ऑर्गन्स को कवर करने वाली वॉल है, यदि इसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम है जो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनाइटिस। यदि अपेंडिक्स परफोरेट होती, बस्ट आउट होती है, तब भी जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है वो होता है पेरिटोनाइटिस, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट वन इज, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इनमें से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है, मतलब बिना बोले 2 तरीके का कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल और वर्बल। तो नॉन वर्बल कौन सा है, बॉडी पोस्चर, स्पीक, लेटर या फिर ईमेल। बोलना, लिखना, मेल करना, ये सब आपके किस में आएंगे, बोलना तो आपके वर्बल में आ जाएगा, लेटर और ईमेल आपके वर्बल में नहीं आएगा, ये आपके रिटर्न टाइप के उस कम्युनिकेशन लेवल पे आएगा। लेकिन यहाँ पे बॉडी पोस्चर हो गया, आंखें घुमाना हो गया, इशारे करना हो गया, हाथ दिखाना हो गया आपका, ये सब किस में आएंगे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, इन ब्रो प्रेजेंटेशन डिनोमिनेशन पार्ट ऑफ फीटस। तो यदि ब्रो प्रेजेंटेशन है,
ब्रो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, बटक्स हैं जो डाउन साइड है, तो डिनोमिनेटिंग पार्ट क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो फ्रंटल या फिर मेंटो वर्टिकल। तो कौन सा ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटिंग पार्ट होगा, तो होगा मेंटो वर्टिकल। कौन सा, मेंटो वर्टिकल। नेक्स्ट वन इज इन गिविंग ऑफ एनीमा the fluid flows by the sigmoid and gravity into descending colon if the patient is placed in the, जब आप एनिमा देते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पर्सन को देते हैं। लेकिन आपने पर्सन को एनिमा दिया तो जो फ्लूइड का फ्लो है सिग्मॉइड कोलोन से होते हुए जो डिसेंडिंग कोलोन की तरफ जा रहा है, तो पेशेंट को आप किस पोजीशन में रखेंगे, लिथोटोमी, लेफ्ट लेटरल, हॉरिजॉन्टल या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। फर्स्ट थिंग एनीमा की यदि आपको पोजीशन एग्जाम में आती है तो वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है जो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज ओल्ड एज पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर, द नर्स वुड कीप इन माइंड दैट द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरिब्रल स्टेटस इज। तो यहाँ पर कोई ओल्ड एज पर्सन एडमिट हुआ है, सस्पेक्ट है, कंफर्म नहीं है, सस्पेक्ट है कि ब्रेन ट्यूमर हुआ है उसको, तो एज अ नर्स आप क्या चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे कि पर्सन का सेरिब्रल स्टेटस कैसे पता चलेगा, रिलायबल चीज़ क्या होगी जिससे सेरिब्रल स्टेटस का पता चलेगा। पीपल रिस्पॉन्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मसल स्ट्रेंथ। तो ऐसे केस में पर्सन को यदि ब्रेन ट्यूमर का सस्पेक्ट हुआ है, कंफर्म नहीं है, तो सस्पेक्ट केस में भी आप क्या कर सकते हैं, पर्सन का जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि पर्सन को ब्रेन ट्यूमर के साइन किस तरीके से, क्या चीज़ें उसको याद हैं या फिर क्या क्या चीज़ों के बारे में वो, उसका जो देखने का नज़रिया है वो सब चीज़ें क्या हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आप पता कर सकते हैं। और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए ग्लासगो कोमा स्केल से अच्छा कोई भी इंडेक्स नहीं है चेक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज टेकिंग डाइसल्फाम थेरेपी एंड इंजेस्टेड एल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर विजिबल विद द रिएक्शन। यदि पर्सन किस पर, डाइसल्फाम थेरेपी, डाइसल्फाम थेरेपी जिस पर्सन की दारू छुड़वाई जाती है उसको दी जाती है एज एन डिटरेंट एजेंट के तौर पे, लेकिन वो डाइसल्फाम ड्रग ले रहा है लेकिन उसने साथ में दारू भी पी ली, अल्कोहल भी पी गया। तो यहाँ पर कौन से साइन होंगे जो डाइसल्फाम और अल्कोहल के बीच की रिएक्शन को शो करेंगे, डायरिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, नोजिया, फेस एंड नेक फ्लशिंग, टैकीकार्डिया एंड लो ब्लड प्रेशर, हेडेक या फिर नन ऑफ दीज। तो यदि पर्सन ने डाइसल्फाम थेरेपी ली है, एग्जाम में आती है, तो यदि यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइसल्फाम क्या है, तो एक डिटरेंट एजेंट है जो कि पर्सन जब शराब पीता है तो उसको शराब छुड़वाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे बात की जाती है कि यदि उसने इस ड्रग के साथ में क्या किया, दारू भी पी ली, उसको छुड़वाई गई है लेकिन उसमें साथ में भी पी ली, तो उसकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, नौसिया होगा, मतलब वॉमिटिंग जैसे फील होगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगी, फेस और नेक पर फ्लशिंग होगी, टैकीकार्डिया होगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल डाउन चला जाएगा। तो ये सब क्या है, साइन है कि पर्सन ने दारू के साथ साथ, डाइसल्फाम के साथ साथ दारू भी ले ली। अब यहाँ पे आपको अल्कोहल के विड्रावल सिम्टम्स आते हैं, तो उनका सब फर्स्ट सिम्टम होता है ट्रिमर्स, विड्रावल सिम्टम। आपकी शराब छुड़वा दी लेकिन आपकी शराब अचानक से यदि छुड़वाई जाती है तो आपकी बॉडी कुछ लक्षण दिखाएगी, वो कहलाते हैं विड्रावल सिम्टम। और जो फर्स्ट विड्रावल सिम्टम होता है पर्सन में अल्कोहल वाले में, वो होता है डेलीरियम ट्रिमर्स। नेक्स्ट वन इज इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम यूरोलिथियासिस कंडीशन, व्हाट शुड बी प्रोवाइड फॉर पेशेंट। यदि पर्सन यूरोलिथियासिस कंडीशन से ग्रसित है या फिर हुआ है उसको, तो आप उसको कितना जो फ्लूइड है वो प्रोवाइड कराएंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट, 3000 ml फ्लूइड, रेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यूरोलिथियासिस, पहले तो आपको पता होगा कि यूरोलिथियासिस है क्या। तो यूरोलिथियासिस में जो ब्लैडर है और यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन होना, पथरी जमना, जो गॉल ब्लैडर है उसमें पथरी का जमना, स्टोन फॉर्मेशन होना, वो कंडीशन कहलाएगी यूरोलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस कहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर में, अभी यूरिनरी ब्लैडर का है तो यूरोलिथियासिस, गॉल ब्लैडर में होता है तो कॉलीलिथियासिस। तो यूरोलिथियासिस हुआ है तो ऐसे पर्सन में आप क्या देंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे,
3000 ml ऑफ फ्लूइड देंगे कि रेस्ट करने को कहेंगे कि कुछ भी करने को नहीं कहेंगे। तो यदि पर्सन को यूरोलिथियासिस की कंडीशन डेवलप हुई है तो आप उसमें 3000 ml फ्लूइड पीने के लिए कहेंगे कि जो स्टोन जमे हुए हैं वो बाहर आपकी बॉडी से फ्लश्ड आउट हो जाएं। इसलिए जो ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, ज़्यादा पानी पीने से वो क्या होंगे, फ्लश। नेक्स्ट वन इज इन अ पेशेंट इज रिस्ट स्ट्रेन इज यूज्ड व्हाट अ नर्स शुड ऑब्जर्व फॉर। तो यदि पर्सन को रिस्ट स्ट्रेन हुआ है, मोच आई हुई है रिस्ट के यहाँ पे, तो क्या देखने को मिलेगा? पिंक स्किन होगी, नेल बड येलो होंगे, इरिटेबल होंगे, या फिर लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आएगा डी, नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। यदि पर्सन को रिस्ट स्ट्रेन हुआ है तो उसकी जो नेल बड्स हैं कैसी होंगी, येलो रहेंगी। नेक्स्ट वन इज एन एनजी ट्यूब पोजीशन। तो एनजी ट्यूब की पोजीशन क्या होगी? तो एनजी ट्यूब की पोजीशन कौन सी होगी? हेड अपसाइड, हेड डाउनवर्ड, हेड लेटरल या फिर ऑल? तो एनजी ट्यूब के लिए जो पोजीशन दी जाएगी वो होगी हेड अपसाइड पोजीशन। कौन सी? हेड अपसाइड पोजीशन। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, अ चाइल्ड विथ टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट सर्जरी विच एक्शन दैट अवॉइड इन चाइल्ड। तो यदि बच्चे की टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट की सर्जरी होने वाली है तो बच्चे में आप किस चीज़ को करने से मना करेंगे या फिर अवॉइड करने के लिए कहेंगे? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट से आपको 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक तो बूट शेप्ड हार्ट, जो कि टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में देखने को मिलता है। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट एक ऐसी रेयर कंडीशन है जो कि आपके हार्ट में प्रॉपर ब्लड की सप्लाई करने में क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। इसमें टोटल जो कितने डिफेक्ट होते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, 4। कौन कौन से 4? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये क्या होते हैं, 4 डिफेक्ट रहेंगे। तो बच्चे में आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज करने के लिए, स्टैंडिंग के लिए मना करेंगे कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपकी बॉडी को एक्सर्शन हो, स्टैंडिंग हो, क्योंकि स्टैंडिंग होगी तो आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और आपका जो ब्लड का फ्लो है वो भी उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट के कारण। तो इस सर्जरी के पहले आप क्या कहेंगे बच्चे के लिए कि आप किसी भी तरीके का स्ट्रेनिंग काम ना करें। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेनिटिडिन इन पेशेंट सफरिंग विथ पेप्टिक अल्सर। यदि किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो रेनिटिडिन का क्या काम है? इट क्योर्स पेप्टिक अल्सर, इट डिक्रीज HCl सीक्रेशन, इट किल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या फिर इट इंक्रीज द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर कौन सी ड्रग दी जा रही है? तो यहाँ पर जो ड्रग है पेप्टिक अल्सर के लिए ट्रीट करने के लिए रेनिटिडिन दी जा रही है। अभी रेनिटिडिन तो दी जा रही है यहाँ पे, तो इस रेनिटिडिन का क्या काम है? पेप्टिक अल्सर होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से, लेकिन रेनिटिडिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को नहीं मारेगी, H पाइलोरी को नहीं मारेगी। पेप्टिक अल्सर का दूसरा कॉज होता है HCl का प्रोडक्शन, HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होना। तो यहाँ पर उसके सीक्रेशन को कम करने का काम करेगी। तो यहाँ पे आपके जो 2 ऑप्शन है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको यही लगता है कि पेप्टिक अल्सर का मेन रीज़न है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा होना और दूसरा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। लेकिन रेनिटिडिन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को नहीं मारेगी क्योंकि एक बैक्टीरिया है और रेनिटिडिन ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो HCl का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है इसको कम करने का काम रेनिटिडिन करेगी। तो इसीलिए जो पेप्टिक अल्सर का पर्सन है उसमें रेनिटिडिन दी जाएगी। नेक्स्ट वन इज हियरिंग लोब इन ब्रेन इज सिचुएटेड एट। तो आपके दिमाग में हियरिंग लोब कहाँ पे है ब्रेन में? टेम्पोरल लोब में, पैराइटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में या फिर फ्रंटल लोब में? टेम्पोरल रीजन आपके कान के यहीं का होता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, तो होगा टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट वन इज हेड इंजरी पेशेंट कम्स इन इमरजेंसी रूम, हिज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज इंक्रीज, विच पोजीशन शुड बी गिवन? ICP पड़ा हुआ है, इमरजेंसी में एक पर्सन हेड इंजरी वाला पर्सन आया हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे? हेड 15 to 30 डिग्री एलिवेशन, क्वाइट रूम, ब्राइट लाइट रूम या फिर नन ऑफ द अबव? तो
तो यदि पर्सन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप ऐसे पर्सन में हेड को 15 to 30 डिग्री एंगल पर एलिवेट करके रखेंगे। क्या करेंगे? 15 से 30 डिग्री के कोण पे एलिवेट करके रखेंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेबीज। तो यहाँ पर रेबीज के कौन से लक्षण हैं? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लैरेंजियल स्पाज्म या फिर नन ऑफ द अबव। तो रेबीज का जो मेन यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो होगा लैरेंजियल स्पाज्म। क्या होगा? लैरेंजियल स्पाज्म। रेबीज में आपका नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। क्या होगा? नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा। जो यहाँ पे आपकी नेग्री बॉडीज़, क्या कहेंगे, नेग्री बॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा आप रेबीज होने के कारण, जो कि एक आपके मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगी। नेग्री बॉडीज़ भी किस में देखने को मिलेगी? रेबीज़ में। हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा रेबीज़ में। रेबीज़ होगा कैसे? इन्फेक्टेड डॉग या फिर कैट के बाइट करने के कारण। रेबीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको होने के बाद वैक्सीन दिया जाएगा, ना कि पहले। पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट किस में किया जाता है? रेबीज़ में। रेबीज़ का आपको मेनली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आता है कि जैसे ही डॉग बाइट करता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि आपको साबुन से जहाँ पे भी काटा है वहाँ को धुलते जाना है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर रेबीज़ का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो लैरिंगो स्पाज्म और लैरेंजियल स्पाज्म। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल CVP प्रेशर इज। तो नॉर्मल CVP प्रेशर कितना होगा? 5 to 10, 15 to 20, 20 to 30। CVP प्रेशर क्या है? CVP प्रेशर कितना होगा? सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर को आप सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू है जो चेक कर सकते हैं, जुगुलार वेन के यहाँ पे और सुपीरियर वेना केवा के पास राइट एट्रियम में इंसाइड करके। CVP प्रेशर नॉर्मल होता है 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। कितना? 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर, नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स। तो यूरिनरी कैथेटर को पुल आउट होने से रोकने के लिए एज अ नर्स आप कैथेटर को कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे टैप करेंगे? अपर थाई में, लोअर थाई में, हैंड लेग में कि फुट में? कहाँ पे आप इसके लिए टाई अप करेंगे? तो ये आपका टाई किया जाएगा अपर थाई में। कहाँ पर? अपर थाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टू डू व्हेन पेशेंट फील पेन व्हेन डूइंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। तो यदि कोई पर्सन है जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करता है तो यदि उसको दर्द होता है तो आप क्या करेंगे? स्टॉप द एक्सरसाइज, डू द एक्सरसाइज अंटिल पेन अकर्स अगेन, कंटिन्यू द एक्सरसाइज अंटिल मसल स्टिफ एंड गेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कभी भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करते टाइम यदि आपको दर्द होता है तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आप उस एक्सरसाइज को स्टॉप करें। क्या करें? आप उस एक्सरसाइज को क्या करें? स्टॉप करें। नेक्स्ट वन इज लिम्स, आर्म्स, लेग्स और फिंगर। लिम्स में आपकी हो गए आर्म्स, लेग्स और फिंगर। आर मूव्ड अवे फ्रॉम योर बॉडीज मिड लाइन। आपकी बॉडी से जब आप इनको क्या करेंगे? दूर की तरफ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? एबडक्शन, अडक्शन, स्ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग या फिर नन। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि आपके हाथ पैर फिंगर को आप सीधे स्ट्रेट खड़े हुए हैं लेकिन आप अपना सीधे करने की जगह इनको अपनी बॉडी से दूर करते हैं, बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एबडक्शन। यदि आप इनको अंदर की तरफ लेके आते हैं तो ये कहलाएंगे अडक्शन। क्या कहलाएंगे? बाहर की तरफ लेके जाते सीधी सी बात है तो एबडक्शन, और अंदर की तरफ लेके आते हैं तो एडक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट सप्लीमेंट गिव विथ आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड के साथ में कौन सा सप्लीमेंट दिया जाता है? विटामिन B12, थायामीन, विटामिन B6 या फिर विटामिन E। तो कौन सा विटामिन दिया जाएगा? आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलर की फर्स्ट लाइन ड्रग है, टीबी को ट्रीट करने वाली फर्स्ट लाइन ड्रग है। और यहाँ पे कौन सा विटामिन है जो दिया जाएगा आइसोनियाजिड के साथ में? तो आइसोनियाजिड के साथ में दिया जाता है पायरिडॉक्सिन और विटामिन B6। नेक्स्ट वन इज पायरिडॉक्सिन आपको प्रेगनेंसी में जो होने वाली इनिशियल टाइम पे नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको ट्रीट करने के लिए भी पायरिडॉक्सिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम कब होगा? एडिशनल X क्रोमोसोम के कारण, लॉस ऑफ X क्रोमोसोम के कारण,
लॉस ऑफ वाई क्रोमोसोम के कारण या फिर एक्स वाई क्रोमोसोम लॉस दोनों ही क्रोमोसोम नहीं है। जो पेयर में यदि क्रोमोसोम पूछें तो 23 और नंबरिंग में पूछें तो 46, डबल कर देना है सीधा। अब यहाँ पर जो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है, क्या है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम रहेगा। जनरली 46 क्रोमोसोम होते हैं, नॉर्मल जो आपके क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली या तो क्रोमोसोम एक्स वाई होंगे, लेकिन ऐसे केस में क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम रहेंगे, जिसमें जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ के आएगा वो होगा एक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे इसके लिए क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम को XXY सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन जो 47वां क्रोमोसोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम होगा, इसीलिए इसको XXY सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज CDC स्टैंड फॉर। तो CDC का फुल फॉर्म पूछा है, क्या है, कंट्रोल फॉर डिसीज कॉज, सेंटर फॉर डिसीज कोऑर्डिनेशन, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो यहाँ पर CDC क्या है, CDC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। क्या है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल जो प्रिवेंशन है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो कहाँ पे है, एटलांटा में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, एटलांटा में। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर इज मेंटेन्ड बाय। तो जो नेचर है, प्रकृति है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मैनेज करने का काम कौन करता है। ऑप्शन में है रेन, प्लांट्स, फंगाई या फिर एनिमल्स। तो कौन ये काम करेगा, ये काम करते हैं प्लांट्स। क्या करेंगे, प्लांट्स ऑक्सीजन के लिए वो छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, और जो ऑक्सीजन हम लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो वो प्लांट्स लेंगे। तो इस तरीके से बैलेंस बन के रहेगा। नेक्स्ट वन इज द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स और बिहेवियर क्लियरली इन एक्सेस इन अ कम्युनिटी, इट्स कॉल्ड एज। तो यहाँ पर अनयूजुअल अकरेंस है, जो कि एक लार्ज वे में कम्युनिटी में हो रहे हैं, एक्सेस कम्युनिटी में हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे। ऑप्शन में है यहाँ पे एंडेमिक, स्पोरेडिक, एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक। तो ये कहलाएंगे आपके क्या, एपिडेमिक। क्या होंगे, एपिडेमिक। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट टू इन्वेड और एंटर द होस्ट एंड देम मल्टीप्लाई इज रिफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ। तो बायोलॉजिकल एजेंट की एबिलिटी जो आपके होस्ट के अंदर, मतलब पर्सन हो गए, एनिमल हो गए, उनके अंदर घुस के उनकी अंदर जाने के बाद उनकी बॉडी मल्टीप्लिकेशन करना, रहना, खाना और बढ़िया उसको पर्सन को बीमार करना, वो उस बायोलॉजिकल एजेंट का क्या कहलाएगी, कौन सी क्षमता कहलाएगी। ससेप्टेबिलिटी, इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनोसिटी या फिर एंटीजेनेसिटी। तो ये कहलाएगी इन्फेक्टिविटी की। उसके अंदर यदि उसके अंदर की क्षमता की बात करते हैं आप, तो वो कहलाते व्यूरिलेंस। क्या कहलाते, व्यूरिलेंस उस बायोलॉजिकल एजेंट की। लेकिन उसके होस्ट के अंदर जाके फैलना, वो टाइम पीरियड है, वो क्या कहलाएगा, इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन प्रोजेक्टेड 3D ऑडियो विजुअल एड। कौन सा है जो नॉन प्रोजेक्टेड है और 3D ऑडियो विजुअल एड्स नहीं है। ऑडियो विजुअल का मतलब आवाज़ भी आएगी और दिखेगा भी। स्पेसिमेन, मोकअप, स्लाइड प्रोजेक्टर या फिर मॉडल। तो नॉन प्रोजेक्टेड 3D ऑडियो विजुअल एड नहीं है, भी एड नहीं है, वो है स्लाइड प्रोजेक्टर। क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थॉट प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ आइडियाज विदाउट अपरेंट लॉजिकल कनेक्शन इज रिफर्ड टू एज। तो ऐसी थॉट प्रोसेस जो बिना किसी आइडिया के, मतलब आइडिया हैं आपके पास लेकिन उनका कुछ लॉजिकल कनेक्शन ही नहीं है, तो वो क्या है, लूज ऑफ एसोसिएशन, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, कन्फेबुलेशन या फिर टेंजेंटिलिटी। तो यहाँ पर क्या है, अपरेंट लॉजिकल कनेक्शन है, मतलब एक का दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये क्या है,
तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। क्या है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब आपके दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज़ का आना। कन्फेबुलेशन का मतलब होगा कि जो शॉर्ट मेमोरी गैप है उसको फिल करना। क्या करना, जो आपके अंदर शॉर्ट मेमोरी गैप है उसको फिल करने का काम करना। फिर आता है यहाँ पर आपका टेंगनेटियलिटी। क्या है, टेंगनेटियलिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा किसी दूसरे से रिलेट करते हुए। कैसे, किसी इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन से रिलेट करते हुए। नेक्स्ट वन इज मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। मेंटल हेल्थ एक्ट से आपको मैं बताती हूँ, आपको ICD 10 क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, DSB वाला क्लासिफिकेशन 4th पूछ सकते हैं, या फिर साइकेट्रिक की कोई भी एक डिसीज़ उठा के पूछ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के जो ICD 10 क्लासिफिकेशन है किसमें इसको बताया गया है। तो इस तरीके से आपको इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट है कब पास हुआ था, 22 मई 1987, 22 मई 1980, 12 मई 1987, 10 मई 1989। जो मेंटल हेल्थ एक्ट है कब पास किया गया था, तो ये पास हुआ था 22 मई 1987 को, 22 मई 1987 में। नेक्स्ट वन है, और यहाँ पर यदि दो चीज़ें और, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट की बात की जाती है तो 1912 में। फिर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पूछे तो 1982 में। कब, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 में। नेक्स्ट वन इज A 5-year-old patient diagnosed as cervical cancer and his response to the diagnosis is that nothing is wrong, it is just cancer. Which defense mechanism he is used? तो 5 साल का जो पेशेंट है, 5-year-old पेशेंट है, डायग्नोस हुआ है उसको सर्वाइकल कैंसर। वो कहता है कि ये कैंसर वैंसर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक इस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है, डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन है, फिर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म उसने यूज़ की है वो है डिनाइल। उस चीज़ को मान ही नहीं रहा है कि उसको हुआ है, उसने सीधा साफ तौर पर डिनाई कर दिया कि उसको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन। तो यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन कौन सी नहीं है, लोराजेपाम है, डाइजेपाम, ऑक्सीजेपाम या फिर अल्प्रेक्स। तो यहाँ पर ये सभी साइकेट्रिक मेडिसिन है। तो जो बेंजोडाइजेपाइन शॉर्ट एक्टिंग नहीं है वो डाइजेपाम। ये देखिए, दो तरीके की बेंजोडाइजेपाइंस होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है कि इनकी जो हाफ लाइफ वैल्यू है वो 5 घंटे से भी कम होगी। किससे, 5 घंटे से भी कम होगी। और जो लॉन्ग एक्टिंग होती हैं एक ही बार लेने के बाद इसकी जो लाइफ है वो कितनी होगी, 24 घंटे तक। तो अल्प्राजोलम, अटोम के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अटोम, अल्प्राजोलम, ट्रायाजोलम, ऑक्सीजेपाम और मिडाजोलम, ये सब क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। मिडाजोलम और मिडाजोलम स्पेशली ऐसी बेंजोडाइजेपाइन है जिसको एज एन इनहेलर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। कैसे, इनहेलर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। जिन पर्सन्स को एपिलेप्टिक कन्वल्जन्स आते हैं या फिर सीजर्स आते हैं वो उनके लिए यूज़ की जाती है मिडाजोलम एज एन स्प्रे के। एग्जाम में आता है कौन सी बेंजोडाइजेपाइन कैटेगरी ड्रग है जिसको आप स्प्रे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, नेजल और इनहेल कर सकते हैं, तो वो है मिडाजोलम। अब यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाम जिनकी जो साइकिल है 24 घंटे रहेगी, क्लोजापेट, डाइजेपाम, फ्लोराजेपाम और क्लोरडाइजेपॉक्साइड। तो ये क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है। फिर आती है इंटरमीडिएट, मतलब दोनों के बीच का काम करेंगे। शॉर्ट ने तो 5 घंटे में काम खत्म कर दिया, लॉन्ग ने 24 घंटे में कर दिया। उसके बीच में क्या होगा, 5 से 24 घंटे में, तो वो होगी लोराजेपाम, क्लोनेजेपाम, टेमजेपाम। फिर यहाँ पर ऐसी ड्रग जो मेटाबोलाइज ही नहीं होंगी, मेटाबोलाइजेशन ही इनका नहीं होगा, आउट ऑफ द लिवर, मतलब लिवर के बिना ही क्या होंगी, लिवर के लिए एक तरीके से सेफ होंगी। यदि पर्सन को लिवर फेलियर है तो कौन सी बेंजोडाइजेपाम दे सकते हैं, लोराजेपाम, ऑक्सीजेपाम और टेमाजेपाम। तो यहाँ पर एक होती है, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन आप लेते हैं वो मेटाबोलाइजेशन लिवर से ही होगा। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं यदि किसी पर्सन को लिवर सिरोसिस है, लिवर डिसीज़ है, तो उसके लिए वो मेडिसिन नहीं दी जाती हैं। तो ऐसे केस में आप मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया आर। तो मैनिया की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग कौन सी हैं, लिथियम, बालप्रोएट,
बोथ ऑफ दी अबव या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मैनिया के ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ की जाती है वो दोनों हैं, क्या है, दोनों है, लिथियम भी और सोडियम वालप्रोएट भी। ये देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग पूछे, मैनिया में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग दो ही ड्रग होती हैं, लिथियम वालप्रोएट। लिथियम दिया जाता है जनरली लिथियम कार्बोनेट और लिथियम सिट्रेट फॉर्म में, लेकिन जो वालप्रोएट है ये वालप्रोएट सोडियम और वालप्रोइक एसिड दोनों के फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन आपको मेन कंटेंट याद रखना है कॉमन एंटीमेनिक ड्रग में जो कॉमनली यूज़ की जाती है फर्स्ट लाइन लिथियम और वालप्रोएट। फिर अदर भी यूज़ की जाती हैं, तो एंटीसाइकोटिक्स भी यहाँ पे मैनिया के पर्सन में यूज़ की जाती हैं। हेलोपेरिडोल दिया जाता है, रेस्पेरिडोन दिया जाता है, लेकिन एंटी कन्वल्जेंट के तौर पर कार्बामेज़ेपाइन दिया जाता है। वी कैन मैनिफेस्ट अ साइकेट्रिक इलनेस बाय, साइकेट्रिक इलनेस का पता आप कैसे कर सकते हैं, मूड स्विंग से, गुड कंसंट्रेशन से, अनपॉपुलर बिलीफ से, डिस्टर्ब बिहेवियर, इम्पेयर्ड फंक्शन एंड पुअर फीलिंग से। साइकेट्रिक इलनेस मतलब दिमागी बीमारी को पता आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुड कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है साइकेट्रिक पर्सन में, तो यहाँ पर बिहेवियर उसका डिस्टर्ब होगा, इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होगी और पुअर फीलिंग का मतलब वो अपने आप को या तो बहुत हाईली समझेगा यदि मैनिया है, सिजोफ्रेनिया है या फिर डिप्रेशन है तो उसको बहुत लो फील करेगा। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड, क्लिनिकल फीचर्स क्या है सिजोफ्रेनिया के, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन्स, कन्फ्यूज्ड थॉट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सिजोफ्रेनिया के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सभी हैं, क्या है, सभी। हेल्यूसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, कन्फ्यूज थॉट होगा। सिजोफ्रेनिया में मेनली तो थॉट ही डिस्टर्ब होते हैं आपके। अब यहाँ पर ये देखिए 4 ब्यूलर साइन पूछे जाते हैं सिजोफ्रेनिया के। जो ब्यूलर है इन्होंने 4 यहाँ पर मेन फंडामेंटल सिम्टम दिए थे, अफेक्टिव ब्लंटिंग, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, आउटेज और एम्बीवैलेंस। तो इनके द्वारा दिए गए 4 क्या थे, मेन क्लासिकल साइन थे, फंडामेंटल सिम्टम थे ब्यूलर के। 4 एज ऑफ ब्यूलर तो वो थे अफेक्टिव ब्लंटिंग, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म और एम्बीवैलेंस। फिर अदर सिम्टम में आपका हेल्यूसिनेशन है, डिल्यूजन है, लेकिन सेकेंडरी सिम्टम में कंसीडर किए जाएंगे। प्राइमरी में तो मैंने यहाँ पे 4 ही है। सिजोफ्रेनिया जनरली 5 तरीके का होगा। पैरानॉइड मतलब शकीले टाइप का, एक पर्सन को दूसरे पे शक रहेगा, हर टाइम शक रहेगा, कोई उसको मारना चाहता है। फिर होगा डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप सिजोफ्रेनिया, जिसमें पर्सन का स्पीच और बिहेवियर दोनों अलग तरीके का रहेगा कि किसी को समझना मुश्किल हो जाएगा। फिर कैटाटोनिक में उसके मूवमेंट डिस्टर्ब रहेंगे, या तो वो एक तरफ जाके कॉर्नर में ऐसी पोजीशन बनाएगा कि वो जकड़ के बैठ जाएगा कि हिलेगा डुलेगा नहीं। कैटाटोनिक कहें तो क्या है, मूवमेंट डिस्टर्ब होना। डिसऑर्गेनाइज्ड में आपके बोलने और बिहेवियर का तरीका बदलना। पैरानॉइड में शकीले टाइप का होना, डाउटफुल होना। अनडिफरेंशिएट में कुछ सिम्टम पैरानॉइड के होंगे, कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड के होंगे, कुछ कैटाटोनिक के होंगे। फिर रेसिडुअल का होगा पास्ट हिस्ट्री को लेके, कुछ पहले जो आपको सिजोफ्रेनिया के एपिसोड रहे हैं इसको लेके, लेकिन करेंट में कोई ऐसे सिम्टम नहीं होंगे, पॉजिटिव सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कौन से सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करना ही, तो वो होगा रेसिडुअल टाइप के सिजोफ्रेनिया को। क्लियर। 4 सिम्टम्स याद रखें। सिजोफ्रेनिया का जो कॉमनली सबसे ज़्यादा होता है वो होता है पैरानॉइड। फिर यहाँ पे कैटाटोनिक, कैटा का मतलब होता है बॉडी के मूवमेंट्स से रिलेट करता हुआ। पैरानॉइड में शकीले टाइप का, डाउटफुल टाइप का। डिसऑर्गेनाइज्ड में कुछ भी भुलक्कड़ टाइप का हो जाएगा, उसका बिहेवियर ही पूरा बदल जाएगा, कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ अ मेंटली इल पेशेंट इज। तो मेंटल इल पर्सन को चेक करने के लिए मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड कौन सी होगी? डूइंग न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, टेकिंग हिस्ट्री, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल इल पर्सन के लिए जो मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड होगी वो होगी MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसमें जो चीज़ें चेक की जाएंगी वो होगा ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आप टिक करेंगे, जब भी आप साइकेट्रिक पोस्टिंग में गए होंगे तो आपके लिए MSE और MMSE दोनों भरने के लिए मिलते हैं। जब आप अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग का केयर प्लान बनाते हैं स्पेशली तब, तो ऑब्जर्वेशन में इतनी चीज़ें आप चेक करेंगे पर्सन में। फिर यहाँ पे
मूड में पर्सन का मूड एंजियस है, एंग्री है, डिप्रेस्ड है कि यूफोरिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेट है कि पर्सन अपने आप को क्या फील कर। कॉग्निशन कैसा है, फिर यहाँ पर परसेप्शन क्या है उसका, थॉट डिस्टर्ब है, सुसाइड करने के ख्याल तो नहीं आ रहे हैं, प्लान तो नहीं कर रहा है इस तरीके से। बिहेवियर कैसा है, इंसाइट एब्सेंट है, प्रेजेंट है, जजमेंट कैसा है। फिर आता है MMSE। तो MMSE टोटल 30 पॉइंट्स का रहेगा। क्या है, टोटल 30 पॉइंट का रहेगा। इसमें कॉग्निटिव असेसमेंट के लिए MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। पेशेंट से आप जो जो चीज़ें पूछेंगे यदि वो बताते जाएगा तो वो सब यहाँ पे आप चेक करेंगे। किसमें, MMSE में। टोटल यदि 30 पॉइंट आते हैं 24 में से 30, मतलब पर्सन का कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आप अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर करके मत देखने लगना है कि मेरे घर के लोग अच्छे हैं, उनका दिमाग खराब है, तो इस तरीके से ऐसा मत करें। तो MMSE में क्या किया जाएगा, पर्सन का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से याद आया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने दी है, MMSE तो आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए किया। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है साइकोलॉजी की वो किसने दी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, जीन पियागेट ने। किसने, जीन पियागेट ने। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन विच पर्सन हैज आउट गोइंग, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। किस टाइप की पर्सनालिटी में पर्सन बहुत खुश रहेगा, बाहर घूमेगा फिरेगा, फुल ऑफ एनर्जेटिक रहेगा। साइक्लोथाइमिक, मेलानकोलिक, हाइपोमैनिक या फिर पैरानॉइड पर्सनालिटी में। ये भी पर्सनालिटी के टाइप हैं। MP ग्रुप 5 का एक बार पेपर हुआ था, मैं आपको याद दिला दूँ जिन्होंने पेपर ना देखा हो। उसमें कंटिन्यू 6 क्वेश्चन आपको पर्सनालिटी के ही दिए गए थे कि पर्सन पतला दुबला है तो क्या पर्सनालिटी है। जो अलग अलग शिफ्ट हुई थी उनमें भी इस तरीके से आपको 10-10 क्वेश्चन तक पर्सनालिटी से पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी वही है कि पर्सन यदि अच्छा है, अच्छे मूड में है, तो कौन सी पर्सनालिटी है, तो ये है हाइपोमैनिक पर्सनालिटी। पैरानॉइड में पर्सन, पैरानॉइड का मतलब ही होता है शकीला होना, सस्पिशियस रहेगा, दूसरों पे उसको हमेशा लगेगा कि ये मेरे लिए कुछ खाने में मिला के दे देंगे। और फिर आता है यहाँ पे आपका साइक्लोथाइमिक। साइक्लोथाइमिक में पर्सन कुछ टाइम के लिए उसका मूड अच्छा एलेट रहेगा, बहुत खुश रहेगा, एक दूसरे टाइम में उसका मूड डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जनरली जिन पर्सन को मैनिया और डिप्रेशन, जिसको हम कहेंगे बाइपोलर, एक ही पर्सन को दो अलग अलग टाइम पे मैनिया और बाइपोलर, मैनिया और डिप्रेशन रहेगा तो उसमें साइक्लोथाइमिक देखने को मिलेगा। हाइपोमैनिक में पर्सन फुल कॉन्फिडेंट रहेगा, एग्रेसिव रहेगा और उसको ऐसे नहीं लगेगा कि कुछ फेलियर होने के चांसेस हैं और सभी लोगों से अच्छे प्यार से बोलेगा, बताएगा, जो कि मैनिया में देखने को मिलेगी। डिप्रेसिव वाले में मेलानकोलिक पर्सनालिटी, जो कि आप डिप्रेसिव टाइप के सिम्टम्स रहेंगे वो हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। तो न्यूरोसिस और साइकोसिस के बीच का एक डिफरेंस क्या है, इंसाइट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ड्यूरेशन या फिर सीवियरिटी। साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस होता है इंसाइट। क्या है, इंसाइट। ये देखिए यहाँ पे हमेशा साइकोटिक वाला पर्सन का इंसाइट लॉस्ट रहेगी, लेकिन जिसको न्यूरोसिस, नर्व्स रिलेट करते हुए प्रॉब्लम है, उसमें हमेशा इंसाइट प्रेजेंट रहेगी। एक बेसिक क्लासिकल डिफरेंस होगा। साइकोसिस में जनरली जो यदि जेनेटिक्स के बेस पे भी ये डिफाइन करेगा, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स के कारण होती हैं, न्यूरोसिस में इंपॉर्टेंट नहीं होगा। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स के कारण साइकेट्रिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं। किसी का लव अफेयर है जो बाद में ब्रेकअप हो गया तो वो मान लो डिप्रेशन में चला गया स्ट्रेस के कारण, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, तो इस तरीके से साइकेट्रिक प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। कोई पागल हो गया, मैनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, और लेकिन न्यूरोसिस में स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट का थोड़ा कम वो रहेगा और ना के बराबर रहेगा। बिहेवियर सबसे ज़्यादा साइकोसिस में अफेक्ट होगा, न्यूरोसिस में नहीं होगा। थिंकिंग परसेप्शन डिस्टर्ब रहेगी, साइकोसिस में, न्यूरोसिस में नहीं होगा। जजमेंट हमेशा इम्पेयर्ड रहेगा साइकेट्रिक वाले का, लेकिन इंटैक्ट मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा, नहीं बदलेगा। इंसाइट लॉस्ट हो जाएगी लेकिन न्यूरोसिस में प्रेजेंट रहेगी। ड्रग्स साइकेट्रिक और साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए हमेशा मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ किए जाएंगे।
न्यूरोसिस जैसे कि एंजाइटी हो गया, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए आप माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ करेंगे। ईसीटी नहीं दी जाती है कभी भी न्यूरोसिस में, लेकिन साइकोसिस में यदि पर्सन डिप्रेशन का है, मैनिया का है, सिजोफ्रेनिया का है, यदि वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता तब उसको ईसीटी दी जाएगी। प्रोग्नोसिस मतलब ठीक होने की कंडीशन बैड होती है साइकोसिस वालों, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन न्यूरोसिस में गुड प्रोग्नोसिस होगी। तो ये बेसिक क्या है इनके बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन साउंड बिहेवियर एंड इमोशन इज कॉल्ड। ऐसी क्षमता जिसमें पर्सन अपने आप के बिहेवियर को जज करने लगेगा तो ये क्या कहलाएगा? जजमेंट, इंसाइट, इंटेलिजेंस या फिर पर्सनालिटी। तो ये कहलाएगा इंसाइट। क्या है? इंसाइट। नेक्स्ट वन इज द मूड अफेक्ट साइकोथेरेपी फॉर अ 10-year-old चाइल्ड डायग्नोज्ड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज। तो यदि ADHD वाला बच्चा है तो उसमें कौन सी साइकोथेरेपी यूज़ की जाएगी जिससे उसका मूड है जो चेंज हो जाए? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी या तो स्टार्टिंग लाइफ में ही कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, पेरेंट्स से दूर रहे हैं, या फिर कुछ और रीज़न रहा हो, तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेंगे, गुस्सैल टाइप के रहेंगे, हर एक चीज़ में उठा फेंक मचा देंगे, तो उस तरीके के बच्चे हैं। तो इनके लिए बिहेवियर थेरेपी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है? बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट वन इज अल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम ऑन फैमिली एनवायरनमेंट फॉर ड्रिंकिंग, विच डिफेंस मैकेनिज्म देयर आर यूज्ड। तो यदि कोई शराब पीता है तो उसके लिए अपनी बीवी को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फैमिली, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होगी? प्रोजेक्शन, डिनाइल, परसेप्शन या फिर रिग्रेशन। तो वो यदि कोई पर्सन शराब पी के आता है या फिर जुए में हार जाता है तो वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी, बच्चे, गर्लफ्रेंड को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो ये प्रोजेक्शन मतलब ब्लेम करना, दूसरों को ब्लेम करना। रैपिड स्पीच इन विच द वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर विदाउट मीनिंग। रैपिड स्पीच मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना कि कोई शब्द समझ में ही ना आए। तो ये क्या है? वर्ड सेलाइट, फ्लाइट ऑफ आइडिया, नियोलॉगिज्म या फिर इकोलेलिया। तो इकोलेलिया का मतलब तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड, मतलब तोते जैसे बोलना। नियोलॉगिज्म का मतलब ऐसे नए नए वर्ड बनाना जिनका कुछ मतलब ही ना हो। फ्लाइट ऑफ आइडिया, दिमाग में ही कुछ नया नया चलना। लेकिन यहाँ पर कहा है कि रैपिड स्पीच, बहुत फास्ट बोलना जिसमें एक शब्द दूसरे में मिक्स होके आए, कुछ मीनिंग ही निकल के ना आए, तो वो कहलाएगा वर्ड सलाद। नेक्स्ट वन इज लिथियम द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर हैज अ नैरो थेराप्यूटिक रेंज ऑफ। तो सबसे नैरो थेराप्यूटिक रेंज क्या होगी बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए? जैसे मैनिया हो गया, इसको ट्रीट करने के लिए जो लिथियम ड्रग दी जा रही है, रेंज की बात की जा रही है, मतलब सबसे कम डोज होगा वो होगा 0.7 MEQ पर लीटर से लेके 1.3 MEQ पर लीटर तक। कितना? 0.7 MEQ पर लीटर से 1.3 MEQ पर लीटर तक जो थेराप्यूटिक रेंज होती है। थेराप्यूटिक रेंज क्योंकि इसका ओवरडोज होता है, बहुत सारे केस में होगा, तो यहाँ पे जो थेराप्यूटिक डोज होता है वो होता है 1.0 से 1.5 MEQ पर लीटर तक। एक्यूट ट्रीटमेंट मतलब कुछ जल्दी जल्दी ट्रीट करने के लिए, लेकिन लंबे टाइम तक यदि ट्रीट किया जा रहा है पर्सन को 0.6 से 1.2 MEQ पर लीटर ही क्या देंगे आप? क्रॉनिक थेरेपी के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन एक्स्ट्रा pyramidal symptom that is a potentially irreversible side effect of chlorpromazine and other antipsychotic drugs। तो EPS सिम्टम पूछे हैं, EPS एक्स्ट्रा pyramidal सिम्टम्स, जो कि एक इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट हैं किसके? क्लोरप्रोमाजीन और अदर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के। स्यूडो पार्किंसनिज्म, टॉर्टिकोलिस, टायर्ड डिस्काइनेस या फिर ऑक्यूलोग्लाइरिक क्राइसिस, इस सभी सिम्टम EPS के हैं, एक्स्ट्रा pyramidal सिम्टम्स, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग के एक तरीके के बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट हैं। लेकिन इरिवर्सिबल यहाँ पे बात की जा रही है इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट की, तो वो टायर्ड डिस्काइनेसिया। क्या है? टायर्ड डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट वन इज a disorder in which the patient maintain a fixed posture without any movement। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पर्सन अपनी फिक्स पोजीशन बना ले बिना हिले डुले, तो वो क्या है? मैनरिज्म, कैटाप्लेक्सी, नेगेटिविज्म या फिर प्रिजर्वेशन।
तो यहाँ पर पर्सन यदि कोई फिक्स पोजीशन बना के बैठ जाए एक ही पोजीशन में वो कहलाएगा कैटाप्लेक्सी। क्या है? कैटाप्लेक्सी, जो कि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग वॉज स्टार्टेड। तो साइकेट्रिक नर्सिंग का डिप्लोमा कब स्टार्ट किया गया था? 1983, 1987, 1993 या फिर 1992 में। साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए जो डिप्लोमा स्टार्ट किया गया था वो हुआ था 1983 में। कब? 1983 में। नेक्स्ट वन इज रेस्पेरिडोन इज़म। तो रेस्पेरिडोन क्या है? अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, अटिपिकल एंटी साइकोटिक है, बेंजोडाइजापाइन है या फिर मूड स्टेबलाइजर है। तो ये सभी ड्रग मैं आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग है या फिर आपकी जितनी भी ड्रग्स हैं जो हमारा सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उस पर आपको पढ़ाई जाएंगी डेली एक एक क्लास के तौर पे। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली एक एक वीडियो वहाँ पे अपडेट करूँ जो कि नॉलेजेबल टाइप का रहेगा, नर्सिंग के अलावा भी अदर लोगों की हेल्प हो पाएगी। तो रेस्पेरिडोन एक अटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है, इस तरीके की अटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सर्कमस्टेंशियलिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ। सर्कमस्टेंशियलिटी किस टाइप का डिसऑर्डर है? थॉट का, मेमोरी का, परसेप्शन का कि मैनिया का? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और जो भी लोग मॉस्बी की बुक प्लस नॉरसेट के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पूरी बुक की एक PDF फॉर्मेट अवेलेबल करवाया जाएगा, साथ में आपको पेपर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।